हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पे कक्षा 7 की जो आपकी बुक है हमारे अतीत वाली, यानी कि इतिहास की जो बुक है उसका अध्याय 2 पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं आप लोगों को अध्याय 1 करा चुका हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ। अब आता है नंबर हमारा दूसरे अध्याय का, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो उसमें लिखा होगा दूसरे अध्याय का नाम नए राजा और उनके राज्य। तो वही चैप्टर है, बस आपको अगर नई किताब ले रहे हैं तो उसमें आपको राजा और उसके राज्य देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम सेम चैप्टर है, उसके अंदर का कंटेंट लगभग 99% सेम है। थोड़ा बहुत बस एक आध जगह चेंज है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। तो अगर वीडियो देखिएगा, अगर आप लोगों को समझ में आए वीडियो पढ़ने के बाद, आप लोगों को लगे कि हाँ दूसरी जगह कोई चैप्टर देखने को की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो मतलब ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं दूसरी वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर ऐसे ही एनसीईआरटी के सभी क्लासेस आप लोगों को फ्री में देखना है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है सारी चीज़ें। वीडियो के नीचे बस सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, बस 1-2 सेकंड का समय लगेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, राजा और उनके राज्य। अब यहाँ पे देखेंगे 7वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को यहाँ पे दिखलाया गया है। फिगर आप देखेंगे मानचित्र 1, तो उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य देख लीजिए। अगर देखिए चहमान यहाँ पे हैं, उसके बाद ये इंद्रप्रस्थ है जो आप दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब कन्नौज है, जिस पे जान ही रहे हैं कि पाल वंश और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, इन सब के बीच में झगड़ा होता रहता था इस जगह को लेके, कन्नौज की जगह को लेके। नीचे की तरफ चलेंगे तो राष्ट्रकूट हैं, उसके बाद इधर देखेंगे तो चोल है नीचे एकदम, ठीक है, पांड्यन है सबसे नीचे। तो इस मानचित्र को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानो, जो अब चौहान के नाम से जाने जाते हैं, के स्थान का निर्धारण कीजिए कि आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण है। तो चौहान के बारे में मैं बता दूं कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे नोएडा हो गया, उस क्षेत्र में, या फिर जो हरियाणा का क्षेत्र है गुड़गांव के आसपास का, वहाँ पे चौहानों का अभी भी मतलब संख्या ज़्यादा है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग, फिगर। अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। मानचित्र 1 देख लिया काफ़ी देर तक। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते महाद्वीपों के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि 7वीं सदी खत्म होते होते लगभग क्या हुआ, बड़े बड़े भूस्वामी आ गए और योद्धा सरदार आ गए, ठीक है। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी जो राजा उस क्षेत्र के हुआ करते थे, वो बड़े बड़े जो भूमि स्वामी हुआ करते थे या फिर जो योद्धा सरदार हुआ करते थे, उनको अपने अंदर मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महास्वामी जिसको कह सकते हैं, महामंडलेश्वर को इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, यानी कि हम किसी राजा के अंतर्गत नहीं हैं अब, इसका दावा भी वो लोग कर देते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। याद रखिएगा किसने किया था, दंती दुर्ग ने। उसे हराया, देखिए इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ यानी कि जो सोने का गर्भ है नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जो कर रहा है जन्मना छत्री न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रीत्व प्राप्त कर लेगा। यानी कि वो जन्म से छत्री नहीं है, लेकिन ये करने के बाद, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करने के बाद वो छत्री मान लिया जाएगा।
कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदब, मयूरस, मर्ड और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब यहाँ पे देखिए जो चित्र दिखाया गया है ये आपका एलोरा की गुफा 15 का यहाँ पे भक्त चित्र है, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है, देख लीजिए। ये राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी कि उन्होंने ये तो कह लिया कि तीनों राजाओं के राजा हैं, हम महाराजाधिराज हैं, या फिर हम 3 भुवनों के स्वामी हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे कि वो ब्राह्मणों के संगठन, व्यापारियों, किसानों के साथ अपने जो सत्ता थी उसको साझा करते थे, यानी कि बांटते थे। क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा ब्राह्मण जो थे उन लोगों ने भी अपनी जो मूल रास्ता था उसको छोड़ के शस्त्र को अपना रास्ता बनाया और आगे चल के वो राजा बने। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, तो क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी कि जो व्यापारी थे उनसे भी वो लोग लगान या पैसा लेते थे। 400 कर, यहाँ पे देखिए 400 कर के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान का छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, अब ये सारे कर हटा दिए गए हैं। बस यहाँ पे याद रखिएगा 400 कर किसे कहते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। यानी कि जो पैसा और कर वसूलते थे वो क्या करते थे, मंदिरों के निर्माण में, दुर्गों के निर्माण में इसका इस्तेमाल करते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बढ़े। यानी कि जब वो पैसा इकट्ठा करते थे राजा लोग कर के रूप में, तो वो लोग ऐसी जगह पे हमला करते थे जहाँ से उनको धन मिल सकता था, जहाँ से उनको अच्छी खासी ज़मीन मिल सकती थी, या फिर ऐसी ज़मीन मिल सकती थी जहाँ से वो रास्ता बना के कहीं दूसरे राज्य से व्यापार कर सके। तो ऐसे जगहों पे भी वो धन खर्च करते थे। ठीक है। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर यानी कि उस स्थानों पर बैठे रहते थे। अब अगला यहाँ पे पॉइंट देखिए, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः यहाँ पे सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी कि ऐसी नाम बनाए गए थे, ऐसे यहाँ पे ओहदे बनाए गए थे प्रशस्तियों के द्वारा, जो सत्य नहीं थी पूर्ण रूप से, लेकिन वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया था, रचा गया था। सूरवीर शब्द जैसे हो गया मिसाल के रूप में, विजयी योद्धा हो गया, ये उनको दर्शाया जा रहा था कि हाँ ये बहुत बड़े राजा हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये दर्शाने के लिए।
अब हम देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का हिस्सा और कालिंग उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी कि गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी जो जंगलों में रहते थे, तुरुस्क यानी कि तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी गई है नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में प्रशस्ति में। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्हें क्यों करने पड़ते थे? जाहिर सी बात है, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हम कितने बलशाली हैं। लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यहाँ पे देखिए ताम्र पत्र पे लिखे छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। अब जैसे किसी ब्राह्मण को किसी राजा ने ज़मीन दे दी दान में, तो ये ताम्र पत्र उसको दे देगा और ये रखने के लिए कहेगा कि हाँ ये आपके लिए निशानी है। आपसे कोई जैसे आजकल जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपका ज़मीन का कागज़ होता है ना, उसी तरीके से ये एक तरह से उनको मान लीजिए उनका कागज़ था। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है ताम्रपत्रों पर का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर, देखिए यहाँ पे राजसी मुहर ये दिख रहा होगा आपको, लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अब भूमि देते थे राजा लोग दान में, उसके साथ और क्या क्या देते थे दान में, ये देख लीजिए। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। जब चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान में तमिल भाग का एक अंश है, यहाँ पे देखिए, हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। उस ज़मीन पे ये सारी चीज़ें लिखी गई, मतलब लिखी गई कि उस ज़मीन पे ये सारी चीज़ें हैं। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह यहाँ पे न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों से बने यहाँ पे ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता है। अब जैसे यहाँ पे पानी की जो बताया गया ना आपसे यहाँ पे लिखने के लिए, सिंचाई के जितने संभव स्रोत हैं, तो यहाँ पे जैसे है नदियाँ हैं और उसके बाद यहाँ पे नहरें हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं। ये क्या है, सिंचाई के ही तो साधन है, इसको आप बना सकते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इन्हें कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले से इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों में से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। यानी कि उनकी अभी तक क्या थे जो लिखते थे यहाँ पर प्रशस्ति, वो राजाओं की बड़ाई करते थे, उनके गुणगान गाते थे, लेकिन जो ये थे कल्हड़, इन्होंने राजाओं की आलोचना करना शुरू किया। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था।
यानी कि किसी क्षेत्र पे ही वो राजा निवास करता था, उसी पे अधिकार करता था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कन्नौज नगर। अभी जो मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था सबसे ऊपर, अभी जो कन्नौज का इलाका है वही है वो अभी उस समय भी। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। याद रखिएगा किसने किसने, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। कहाँ के लिए, कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कई वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण यहाँ पे करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, यानी कि मंदिरों को भी वो लोग लूट लेते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार, 1000 ईस्वी से लेकर 1025 यानी 25 सालों में उसने 17 बार हमला किया। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। वो अभी भी दिल्ली के आसपास आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालियों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से लेकर 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1992 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य नजदीक के से एक नज़र देख लीजिए चोल राज्य के बारे में भी। उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की यहाँ पे सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी कि उनके अंदर थे ये। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने यहाँ तंजावुर शहर और निशुभुत सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तंजावुर, इसकी बात हो रही है, ठीक है। नीचे मानचित्र 2 है ये। विजयालय के उत्तराधिकारियों यहाँ पे ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। किसने, याद रखिएगा नाम, राजराज प्रथम। उसने साम्राज्य के प्रशासन का जो पुनर्गठन था वो किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अभी आपको देखिए मंदिर देखने को मिलेगा, देख किस तरीके से मंदिर बनाया गया है। चित्र 3 है ये, गंगईकोंडचोलपुरम का ये मंदिर है। छत जिस तरह से यहाँ पे क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहर यहाँ पे बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखें। आगे बढ़ते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार,
बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आगे प्रतिमा दिखाई देगी आपको। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई है। यहाँ पे देखिए प्रतिमा कितनी अच्छे तरीके से पत्थर पे नक्काशी की गई है, आप खुद समझ सकते हैं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी यहाँ पे उलझती हैं, यानी कि पानी बहा के ले आती है वहाँ पे, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती में के लिए आवश्यक यहाँ पे जो आर्द्रता चाहिए होती है उसको मुहैया कराती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ कर दिया जाता था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाता यहाँ पे कार्य होता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक लाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया गया, विशाल सरोवर बनाया गया, यानी तालाब बनाया गया बड़ा बड़ा। यहाँ पे देखिए ये चोल कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है। अब यहाँ पे देखिए फिगर दिख रहा है आपको चित्र 5 में। ये 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था, यानी कि जो नालियों से पानी आता था उसको यहाँ से नियंत्रित किया जाता था। जल द्वार यहाँ पे पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने और नदियों और नहरों के दर प्रवाह को संचालित करता था। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे करना है। ज़्यादातर नए शासक साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों के इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाते थे। साम्राज्य का प्रशासन, यानी कि उनका प्रशासन कैसा था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचाई खेती यहाँ पे सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलम, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण यहाँ पे राजकीय पद सौंपे। अब भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है, जैसे वेल्लई, वेल्लन, वगाई। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि उस जो किसान है वो गैर ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता था, तो ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी गई है। शालाभोग, यानी कि किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि वो है। देवदान, तिरुमन पटकनी, यानी कि मंदिर को उपहार में दी गई है जो भूमि है। पल्ली चंदम यानी कि जैन संस्थानों के लिए को दान में दी गई भूमि है। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा साउथ की शब्दावली है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। जब उनको दान में मिल जाएगा तो वो वहाँ पे वो ब्राह्मण रहने लगेंगे, तो वहाँ पे ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं
बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य थे उनके नाम तालपत्र के छोटे यहाँ पे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर यहाँ पे समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। इस तरीके से चुनाव होता था। अभिलेख और लिखित सामग्री, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि अभिलेख और लिखित सामग्री क्या है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती ही है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पुरम से एक यहाँ पे उद्धृत यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है। यहाँ पे अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाटनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लाल यहाँ पे प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसमें औंछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चलते रहते थे। मारुद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटकते हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन पर बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाती लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलैयार जो सुबह सुबह कुकड़ों को करते हैं को दिन के काम के लिए पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुर्ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये आप देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे वृत्तांत दिया गया है। अब यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन आंसर मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, कुछ याद हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 1-2 सेकंड का समय लगेगा और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।